नमस्कार, मैं हूँ राजीव व्यास और वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, 5 फरवरी को वोटिंग, 8 फरवरी को परिणाम। सूरत के पुना में गैस सिलेंडर ब्लास्ट, झुलस गया पूरा परिवार। वडोदरा में एचएमपीवी वायरस के लिए सतर्कता, एसएसजी अस्पताल में वार्ड तैयार। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान मुख्य चुनाव आयोग द्वारा आज कर दिया गया है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव सिंगल फेज में 5 फरवरी को होगा। रिजल्ट 8 फरवरी को आएगा। ये जानकारी चुनाव आयोग ने आज मंगलवार को पत्रकार परिषद में दी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि देश की राजधानी में 1.5 करोड़ वोटरों के लिए 33,000 बूथ बनाए गए हैं। 83.49 लाख पुरुष, 79 लाख महिला वोटर्स हैं। 2.8 लाख नए वोटर्स हैं। 830 वोटर 100 साल की उम्र से ज्यादा हैं। इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों पर 30 मिनट तक फैक्ट्स के साथ सफाई दी। उन्होंने कहा कि चुनाव में वोटर्स बढ़ाने, खास वर्ग को टारगेट करने के आरोप गलत हैं। चुनावी प्रक्रिया को खत्म करने में वक्त लगता है। ये सब एक तय प्रोटोकॉल के तहत होता है। राजीव कुमार ने 3 शायरी भी सुनाई। कर न सके इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का इन्हें एतबार तो है। शिकायत भले ही हो मगर सुनना, सहना, सुलझाना हमारी आदत है। The voter, Indian voter is extremely aware, conscious, he understands everything. तो वही जवाब देता है। बट एनीवे, जो प्रश्न पूछे गए उनका जवाब मुझे देना चाहिए, मैं देता हूं उनका जवाब आपको। एक जवाब देने से पहले अगर ये बात मैं कहूं कि ये पूरी पिक्चर अगर किसी को दिखा दो तो सारी पार्टीज को पता है कि वो जहां उनको वो भी हर जगह में जीते हैं। हर इलेक्शन के बाद एक परिणाम से रिलेटेड, परिणाम के बेसिस पे प्रक्रिया का आकलन नहीं हो सकता। परिणाम अपना निश्चिंत है। फिर से जो पार्टी सब जानती हैं कि वो भी जीतती हैं, अगर उसको भी शायराना अंदाज में कहा जाता तो कैसे कहते, ये मैं कहने की कोशिश फिर से करता हूं। वो जानते हैं, वो जीत चुके हैं, उन्हें पता है। कर न सकें इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का उनको एतबार तो है। शिकायत भले ही उनकी मजबूरी हो मगर सुनना, सहना, सुलझाना हमारी आदत तो है। फ्रेंड्स, विद दिस आई विल कम टू द इलेक्टोरल रोल। अभी भी इलेक्टोरल रोल के बारे में कहानी चल रही है। देखिए, आपको एक करीब 70 स्टेप्स ऐसे हैं। इलेक्टोरल रोल, उसके बाद चुनावी प्रक्रिया, ईवीएम्स, पोलिंग स्टेशन, फॉर्म 17C, काउंटिंग, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स कॉन्टिन्यूसली हमारे साथ रहते हैं। डिस्क्लोजर्स की जो मैं बात कहता हूं वो आज मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे। अगर जब भी इलेक्टोरल रोल बनता है, रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, फॉर्म 6 के बिना हो नहीं सकता। बीएलए हर पार्टी को अपॉइंट करने का अधिकार है। जो भी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस आते हैं वो हाथ की हाथ हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ में शेयर किए जाते हैं। वेबसाइट पे ड्राफ्ट डाला जाता है। पोलिंग स्टेशन के रेशनलाइजेशन में कंसल्ट किया जाता है। कोई डिलीशन हो ही नहीं सकता जब तक उसके पीछे फॉर्म 7 ना हो। यहां तक कि अगर किसी की डेथ हो गई है, उसका भी डेथ सर्टिफिकेट हम अपने रिकॉर्ड में लगा के बीएलओ के माध्यम से रखते हैं। अगर किसी का डिलीशन इसके अतिरिक्त होना है शिफ्टिंग में, उसको नोटिस देते हैं। गुजरात के सूरत में गैस सिलेंडर में ब्लास्ट से राजस्थान का परिवार गंभीर रूप से झुलस गया है। गुजरात के सूरत के पूना गांव में राधाकृष्ण सोसाइटी में गैस सिलेंडर ब्लास्ट से 6 लोगों के झुलस जाने की घटना सामने आई है, जिसने इन सभी घायलों को इलाज हेतु स्मीमेर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें से 3 लोगों की स्थिति गंभीर है। दरअसल सूरत के पूनागाम इलाके में रहने वाले राजस्थान के 42 वर्षीय पप्पू गजेंद्र भतौरिया अपनी 2 बेटियां और 1 बेटे और पत्नी के साथ यहां रहते हैं और रिक्शा चलाकर गुजर बसर करते हैं। आज सुबह अचानक बगल के कमरे में गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से पूरा परिवार झुलस गया, जिसमें से 3 लोगों की स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। धमाका इतना प्रचंड था कि पूरी सोसाइटी में आसपास में खिड़कियों के कांच तक टूट गए हैं। घटना की जानकारी फौरन 108 एम्बुलेंस, पुलिस और दमकल विभाग को दी गई। सभी ने मौके पर पहुंचकर मामले पर काबू पाने का प्रयास किया।
ये राधा कृष्णा सोसाइटी है पूना गांव विस्तार में, बराच्छा रोड ऊपर। वहाँ पे सुबह लगभग 6 बजे के करीब ये हादसा बना है। ये पूरी फैमिली में 5 लोग हैं और पांचों के 5 बहुत अच्छी तरह झुलसे हुए हैं और एक रिक्शा चालक थे। गैस लीकेज होने की वजह से ये ऐसा हादसा हुआ है। एक रूम के आगे की दीवार भी गिर गई है और 3 संडास बनी हुई थी बाजू में और तीनों की तीनों संडास भी धंस गई है। तो अभी सिविल मेयर से इनको छुट्टी करा के और किरण हॉस्पिटल हम ले जा रहे हैं। कंडीशन थोड़ी सी खराब है तो बस। और इसमें लेडीज कितने हैं? एक इनकी वाइफ है, वाइफ का नाम तो पता नहीं है, लेकिन जो हस्बैंड है उनके नाम पप्पू है। एक लड़की का नाम सोनाली है और एक लड़का है, 2 लड़के हैं और 2 बच्ची हैं। सर हम तो यही चाहेंगे कि समाज और सरकार कुछ इनकी हेल्प करे, क्योंकि एक रिक्शा चालक एक रोज कमाने वाला रोज खाने वाला था, तो कुछ अगर हेल्प हो जाए इनकी दवा के लिए, बाकी का तो सब कुछ ठीक है। तो बस यही चाहेंगे कि कोई अगर बड़ा आदमी या सरकार कुछ आगे इनकी दवा के लिए हेल्प कर देवे तो अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। वो हम लोग सो रहे थे, 5:45 बजे एकदम ब्लास्ट हुआ। हम लोगों ने अपने घर चेक किया, फिर बच्चों को नीचे भेजा, फिर देखा तो वो नीचे बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे। तो मेरे पति ने गेट यहाँ लग गया तो गेट तोड़ के उन लोगों को नीचे निकाल के उसको नीचे पहुँचाया, फिर एम्बुलेंस बुला के उनको हॉस्पिटल पहुँचाया। 6 बजे अपना ब्लास्ट हुआ और 6 बजे मैं तुरंत नीचे गया, अपना बच्चा उतारा पहले, फिर इनका दरवाजा तोड़ के इनको अंदर से लेके आया निकाल के। पूरा कपड़ा पपड़ा पूरा जल गया, बेड पैड वगैरह वो पूरा जल गए हैं। पूरा चेहरा खाली गर्दन बचा है बड़े इसका पप्पू भाई का, और बाकी के बच्चे ब्लास्ट हो गए हैं। पूरा चेहरा पैरा सब चांद फांद पूरा औरत का पूरा जल रहा है, पैर हाथ पैर सब का। हम दोनों मियाँ बीवी गए थे, अंदर से खींच के लाए इनको। सब नीचे चढ़े थे, बोल रहे थे बचाओ बचाओ, कोई पर नहीं आया था। हम तुरंत आवाज हुआ, तुरंत भाग के गए थे। हम क्या हुआ था, आपको क्या सुनाई दिया था और किस तरह? हमको खाली ब्लास्ट होते हुआ दिखा था। हमको ब्लास्ट हुआ, तुरंत हमने कहा क्या हुआ, एकदम नहीं कुछ फटा है, इसलिए हमने अपना चेक किया, तुरंत भाग के गए अपना। गुजरात में एचएमपीवी वायरस के आगमन के मद्देनजर वडोदरा में विशेष तैयारियां की गई हैं। वडोदरा के एसएसजी अस्पताल में 26 बेड का एक अलग वार्ड स्थापित किया गया है। इस वार्ड में ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन टैंक और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही 160 ऑक्सीजन युक्त बेड भी तैयार किए गए हैं। अस्पताल ने दवाओं, ऑक्सीजन और मेडिकल स्टाफ की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की है। हालांकि वर्तमान में वायरस का कोई केस दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन संभावित परिस्थितियों से निपटने के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। નવો વાયરસ છે HMPV, એના માટે હું જનતાને એ જ કહેવા માંગીશ કે આ વાયરસથી ગભરાય નહીં, કાળજી લે તો ચોક્કસ બચી શકાશે. ભીડભાડવાળી જગ્યાએ જવાનું ટાળવું જોઈએ, વારંવાર સાબુથી હાથ ધોવા જોઈએ, માસ્કનો જરૂરી ઉપયોગ કરવો જોઈએ અને સંક્રમિત વ્યક્તિઓના સીધા સંપર્કમાં આવવાનું ટાળવું જોઈએ. અને કંઈ પણ સિમ્પટમ્સ જણાય શ્વસનને લગતા તો નજીકના આરોગ્ય કેન્દ્રનો સંપર્ક કરવો જોઈએ. આ ઉપરાંત અમારી હોસ્પિટલ માટે હું એટલું કહીશ કે અમારી હોસ્પિટલ સંપૂર્ણપણે સજ્જ છે. અમે એક આઇસોલેશન વોર્ડ પણ તૈયાર કરી દીધેલો છે 26 બેડનો. અમારી પાસે ઓક્સિજન ટેન્ક, ઓક્સિજન પ્લાન્ટ અને જમ્બો ઓક્સિજન સિલિન્ડર્સ પણ અવેલેબલ છે. દવાઓ પણ પૂરતા પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ છે. ટેસ્ટિંગ કિટ પણ થોડા સમયમાં આવી જશે અને જરૂર જણાશે તો અમે વધારે બેડ ની व्यवस्था करवा પણ સક્ષમ છીએ. वहीं गुजरात में एचएमपीवी वायरस के संभावित खतरे को देखते हुए वीएमसी ने सतर्कता बढ़ा दी है। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर शीतल मिस्त्री ने वायरस से संबंधित जानकारी साझा की और इससे बचाव के उपाय बताए। હમણાં જે રિપોર્ટ આવી રહ્યા છે WHO નું એલર્ટ પણ આવી રહ્યું છે કે ચાઇનામાં રેસ્પિરેટરી વાયરસના ઇન્ફેક્શન વધી રહ્યા છે. ખાસ કરીને હ્યુમન મેટાન્યુમો વાયરસ કે જે 2001થી સૌપ્રથમ આ વાયરસ નેધરલેન્ડમાં 2001માં નોંધાયો હતો, ત્યારથી આ વાયરસ સર્ક્યુલેશનમાં છે. જે હોસ્પિટલમાં રેસ્પિરેટરી ડિસીઝના દર્દીઓ દાખલ થાય ત્યાં 10-12% ઇન્ફેક્શન આ હ્યુમન મેટાન્યુમો વાયરસથી થતું હોય છે. નેગેટિવ સેન્સ સિંગલ સ્ટ્રેન્ડેડ વાયરસ છે. આ વાયરસથી માઇલ્ડ પ્રકારના અપર રેસ્પિરેટરી ટ્રેક ઇન્ફેક્શન, લોઅર રેસ્પિરેટરી ટ્રેક ઇન્ફેક્શન થતા હોય છે. ખાસ કરીને શરદી થવી, નાકનું કન્જેશન થવું, ઉધરસ આવી, શોર્ટનેસ ઓફ બ્રેથ ને તાવ આવો, આ આના સામાન્ય લક્ષણો હોય છે. વાયરસથી ખૂબ ગભરાવાની જરૂર નથી.
એક સામાન્ય શરદીનો વાયરસ છે, પરંતુ નાના બાળકો, ખાસ કરીને 6 મહિનાથી 12 મહિનાની ઉંમર સુધીના બાળકો અને 65 વર્ષ કરતાં વધુ ઉંમરના જે સિનિયર સિટીઝન છે અને સાથે કોમોર્બિડ કન્ડિશન છે, એમાં આ રોગ ઘણી વખત સિરિયસ સ્વરૂપ ધારણ કરતો હોય છે. કહેવાય કે નાના બાળકોમાં આની મોર્ટાલિટી 1%, એટલે કે જે ઇન્ફ્લુએન્ઝાને બરાબર છે. માઇલ્ડ પ્રકારનો વાયરસ છે. ખાસ કરીને આ વાયરસ ખાંસી અને છીંક ખાવાથી, જે હવામાં ડ્રોપલેટ છે એનાથી ફેલાતો હોય છે. ઇન્ફેક્ટેડ માણસના ટચમાં આવવાથી, હાથ મિલાવવાથી થતો હોય છે. સરફેસ કન્ટામિનેશન અને ફોમેટ્સથી આ રોગ ફેલાતો હોય છે. એટલે સરફેસ પ્રિકોશન રાખવા પડે. એટલે વારે ઘડીએ તમે કોઈ ઇન્ફેક્ટેડ જગ્યાને હાથ લગાડ્યો હોય તો 20 સેકન્ડ માટે સાબુથી હાથ ધોવા. હાલ ભારતમાં 2 જેટલા કેસ નોંધાયા છે. ગુજરાતમાં પણ એક કેસ નોંધાયો છે. અત્યારે અમદાવાદમાં દર્દી સારવાર લઈ રહ્યું છે અને દર્દીની કન્ડિશન સારી છે. જે જોઈન્ટ સર્વેલન્સ ગ્રુપ છે ભારત સરકાર દ્વારા બનાવેલું, કે જેમાં ICMR હોય, CDC હોય, આ બધા લોકો જે ચાઇનાથી ડેટા આવે છે એની ઉપર સતર્કતાથી નજર રાખી રહ્યા છે. આ માટેના ડૂઝ અને ડોન્ટ્સ, ખાસ કરીને મેં કીધું એમ કે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ રાખો, અવારનવાર હાથ ધોવા, માસ્ક પહેરવો અને ખાંસી છીંક ખાતી વખતે નાક પર રૂમાલ રાખો. આટલા સામાન્ય પ્રિકોશનથી આ વાયરસથી બચી શકાય છે. કોવિડના જૂના અનુભવને આધારે વડોદરા કોર્પોરેશનની વાત કરું અને વડોદરા શહેરની રાજ્ય સરકાર અને કોર્પોરેશનની હોસ્પિટલની વાત કરીએ તો તમામ પ્રકારની સજ્જતા છે. વડોદરામાં પ્રોપર સંખ્યામાં બેડની ઉપલબ્ધિ છે, પ્રોપર સંખ્યામાં વેન્ટિલેટરની ઉપલબ્ધિ છે. પરંતુ મેં કીધું એમ કે આમાં વેન્ટિલેટરની જરૂર બહુ પડતી હોતી નથી. ખાસ કરીને જે લોકોને શ્વસનતંત્રની બીમારી હોય, COPD, બ્રોન્કિયલ અસ્થમા, હાર્ટના વાલ્વના ડિસીઝ, ડાયાબિટીસ, બ્લડ પ્રેશર, કિડનીના રોગો, એ લોકોમાં આ વાયરસના લીધે સિવિयर प्रकार लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन थवानी शक्यताओं है. गुजरात के वडोदरा के छानी इलाके में जलापूर्ति करने वाले कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही के चलते लाखों लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है. गुजरात का वडोदरा शहर कहने को तो स्मार्ट सिटी है और यहाँ सारी सुविधाएं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ बुनियादी सुविधाओं का अभाव कई बार देखने मिलता है. और ऐसा ही कुछ कल वडोदरा के छाणी इलाके में देखा गया, जहाँ लोगों को शाम का पानी नहीं मिला. कोशिश की गई जानने की तो पता चला कि छाणी जगात नाका की ये जो पानी वितरण की जल आपूर्ति की टंकी है उसमें कोई फॉल्ट था और कॉन्ट्रैक्टर को इत्तला किया जाने के बावजूद दिक्कतें आई और पानी लोगों को नहीं मिला और आधी रात तक इसकी मरम्मत यहाँ के स्थानीय नगर सेवक पुष्पा वाघेला द्वारा करवाई गई और अभी भी ये मरम्मत चालू है. जैसे तैसे आधी रात को लोगों को पानी का वितरण तो किया गया, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर द्वारा जो लापरवाही बरती जा रही है जल आपूर्ति में, उसका खामियाजा हजारों नागरिकों को कई बार भुगतना पड़ता है. ऐसा ही छाणी में सामने आया, जहां फॉल्ट होने के बावजूद, पता होने के बावजूद गंभीर लापरवाही दिखाते हुए कई लोगों को पानी से वंचित रखा गया. वडोदरा महानगर पालिका द्वारा अब वडोदरा की बजाय अलग अलग शहरों की कंपनियों के कॉन्ट्रैक्टरों को कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं. जल आपूर्ति जैसे बेसिक कॉन्ट्रैक्ट भी बाहर की कंपनियों को मिल रहे हैं और जब दिक्कतें आती हैं तो कॉन्ट्रैक्टर सुलझा लेने के लिए होते ही नहीं हैं. उनके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट पे 2-4 कर्मचारी होते हैं जो ये सारी चीज़ों हैंडल करते हैं और जब बड़ी मुसीबत आती है तो कोई हैंडल नहीं कर पाता है. ऐसी ही मुसीबत यहाँ छाणी जगात नाका वाली ये जो टंकी है वहाँ आ रही है. यहाँ कुछ इस तरीके की फॉल्ट है कि जो ट्रिपिंग होता है वहाँ उस ट्रिपिंग से आसपास की सोसाइटी में भी सभी की लाइट चली जाती है और सबके इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस उड़ जाते हैं. यहाँ एकता नगर है, यहाँ उपासना सोसाइटी है, राधे नगर है, VMC के फ्लैट है मेरे पीछे, और यहाँ के लोगों को रोज़ ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि इस प्लांट में जो दिक्कत है उसी की वजह से यहाँ के सारे लोगों की लाइट चली जाती है. MGVCL बार बार कॉन्ट्रैक्टर को कह भी रहे हैं कि आपकी लाइन में कोई फॉल्ट है उसे ठीक कीजिए, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अपना जो फॉल्ट है वो नहीं सुधार रहा है और उसका खामियाजा यहाँ की हजारों लोगों को उठाना पड़ रहा है कि उनकी इलेक्ट्रिसिटी रोज रोज चली जाती है.
जिन दिक्कतों की मैंने बात कही कि यहाँ पर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आसपास वालों की लाइट भी चली जाती है और यहाँ के जो लोग हैं उनकी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को भी नुकसान हो रहा है। स्थानीय निवासी अजय भाई हमारे साथ है। अजय भाई, किस तरह की परेशानियों का सामना आप लोग कर रहे हैं? मैडम, पिछले 5-6 महीनों से, अभी आप समझ लीजिए 1 महीना छोड़ दीजिए, इससे पहले तो हम पानी की टंकी से आप समझिए 100 मीटर दूर रहते हैं। 100 मीटर दूर रहने के बावजूद फर्स्ट फ्लोर पे लोगों को पानी नहीं आ रहा था। 1 महीना नहीं, 5-6 महीने ये तकलीफ थी। हम लोगों ने आके यहाँ पे बोला, उसके बाद जाके क्या किसी की मति में सुधार हुआ कि अब पानी आना शुरू हुआ है। अभी पिछले 5-6 दिनों से कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है। जीबी वालों को हमने फ़ोन किया, मेरे एक कंप्यूटर का मदरबोर्ड ख़राब हो गया, तो हम जीबी को फ़ोन किया, भाई तुम लोग ये दिन में 15-15, 20-20 बारी लाइट क्यों बिना वजह के बंद कर रहे हो सकता है कि भाई पतंगों का सीज़न आ रहा है, कुछ तारों की सफाई वफाई के लिए कर रहे हो, पर दिन में 15 बारी इज़ टू मच। तो उसके चलते जब मेरा बोर्ड ख़राब हुआ तो उसके बाद रिपेयर में दे के आए और उसके बाद जीबी को मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज में फ़ोन किया कि भाई दिस इज़ नॉट डन, मैं तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेन करूँगा। बोले साहब हमारी कोई कंप्लेन नहीं है, जो आपके यहाँ पानी की टंकी का फीडर है वहाँ पे कुछ मेजर प्रॉब्लम है जिसको हम अटेंड नहीं कर सकते, वो वाटर वर्क्स वालों का है, उसकी वजह से आपकी लाइट जा रही है, आप पानी की टंकी पे जाइए। तो रात को करीब 11:15 बजे मैं पानी की टंकी पे आया, जब दोबारा लाइट गई तो, और यहाँ आके जब हमने चीखा चिल्लाई की मैंने, तो मुझे यहाँ पे पुष्पाबेन वाघेला मिली जो हमारे एरिया की कॉरपोरेटर हैं, और उनने कहा कि मेरे को भी कम से कम 1000 फ़ोन आए हैं और मैं किसी मैरिज फंक्शन को छोड़ के आई हूँ और आई थिंक रात 12 बजे तक सॉल्व नहीं हुआ था, और अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो प्रॉब्लम एज इट इज़ है। तो बड़ौदा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्या कर रही है, कैसे कर रही है, सब चीज़ सब कॉन्ट्रैक्ट को दे देना, सब लेट कर देना, ये कोई तरीका नहीं है देश चलाने का। हम लोगों से इतना टैक्स ले रहे हैं, पानी का टैक्स ले रहे हैं, बिजली का टैक्स ले रहे हैं, उसके अंदर सब टैक्स ले रहे हैं, आप वेरा ले रहे हैं, आप बिजनेस टैक्स ले रहे हैं, तो उसका पब्लिक के लिए कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? आप रोज़ अखबार पढ़िए, छोटा करके भी कहीं पे रोड केबिन हो रहा है, कहीं बिजली की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम पूरा साल चलती है, कहीं गंदा पानी आ रहा है, कहीं पाइप फूट गई है, कहीं कुछ हो रहा है। दिस इज़ नॉट अ वे टू सर्व द पीपल ऑफ द सिटी। तो somebody in the government or the people working for the city of Baroda will have to wake up seriously and they'll have to take charge। और उनको ये समझना पड़ेगा कि इलेक्शंस में आके रोड की कारपेटिंग कर देना या तब आके नमस्ते कर देना, जी आपकी हम सब बात सुन लेंगे कर लेंगे, कोई आता नहीं है, कोई करता नहीं है, फ़ोन कर कर थक जाओ, कोई नहीं आता है। ये तो कल पुष्पा बहन आ गई, उनका बहुत बहुत थैंक यू। अदरवाइज़ ये पार्टी पॉलिटिक्स के होते हुए लोगों को तकलीफ हो, ये गलत बात है। वडोदरा में 19 वार्ड में कुछ ही जगह ऐसी है जहां कांग्रेस के नगर सेवकों ने अपना दबदबा बनाए रखा है और लोगों के लिए दिन रात दौड़ते हैं, और उन्हीं में से एक है पुष्पा वाघेला। वार्ड नंबर 1 की काउंसिलर हैं और जब भी लोगों को समस्या आती है तब फौरन उनके पास कॉल जाते हैं। कल रात को कितने बजे ये समस्या आपको पता चली और उसके बाद फिर क्या कार्रवाई की पुष्पा बेन आपने? मैं 9:30 को रात को यहाँ आई। यहाँ आके मैंने देखा कि इजारदार की लापरवाही थी। बाजू में उपासना सोसाइटी है, उपासना सोसाइटी से भाई चिल्लाते हुए आए यहाँ। उन्होंने मेरे को देखा, फिर मुझे उन्होंने बताया कि 5 दिन से ये सिलसिला चल रहा है। MGVCL वाले लोग आए, मैं आई, बाद में वो भी आए, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने 5 दिन से बोला है कि आपका जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है उनकी पैनल का प्रॉब्लम है, तो आप ये काम करवाओ, आपकी वजह से हमारी आजू बाजू का जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी चली जाती है, बार बार लोगों के घर में नुकसान होता है। तो उन्होंने मेरे को बताया, बाद में हमें जाना कि भाई प्रॉब्लम क्या है। मैंने अधिकारी को बोला, अधिकारी ने, मैंने बोला कि भाई जब तक पानी नहीं देंगे मैं यहाँ ही बैठूंगी। तो फिर अधिकारी ने ऐसा किया कि हमारे जो पुराने इजारदार थे मारुति इलेक्ट्रिकल करके, वो वडील थे, उनको बुलाया। अच्छे लोग हैं कि रात को 11 बजे, वो 10:30-11 बजे वहाँ से आए, फिर पानी चालू किया, 11 बजे लोगों को पानी दिया, तब मैं यहाँ से निकली। कॉर्पोरेशन की तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है कि पानी जैसी चीज़ को आप O&M में दे देते हो।
पानी लोगों की जीवन की जरूरियात है, उनको आप O&M में दे देते हो। O&M में इजारदार लेता है, बाद में ये सब मजदूर है, उनके आदमियों के भरोसे छोड़ के, चाहे अहमदाबाद का हो, चाहे राजकोट का हो, चाहे जूनागढ़ का हो, वहीं से ही सब हैंडलिंग करता है बिल लेने का। तो ये बंदा भी जो इजारदार है, राधे इलेक्ट्रिकल करके कोई है, वो राजकोट से अभी तक नहीं आया है। इतनी गंभीर बेदरकारी है, फिर भी नहीं आया है। मैंने अधिकारी को रात को ही बोला है कि नोटिस लो, खुलासा लो, और उनको ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं करना है, ऐसी उनको पूछो, उनको नोटिस दो कि ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं करना है। पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के कॉन्ट्रैक्ट बाहर की कंपनियों को क्यों दिए जाते हैं? क्या वडोदरा में हमारे पास ऐसी कंपनियां नहीं है, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर हमारे पास नहीं है जिन्हें काम दिया जाए और अगर कोई मिस्टेक होती है तो फौरन सुलझा सके वो लोग? कॉरपोरेशन में अभी ऐसा दौर चलता है कि कौन अपना है, कमाने के लिए काम दे देते हैं, लोगों की सुविधाएं के लिए काम नहीं देते हैं। उनको कमाने के लिए कि भाई वो कमाए, इसके लिए सिर्फ कमाई के लिए उन लोगों को इजारा देता है। जो इजारा लोगों की सुविधाएं के लिए देंगे कॉरपोरेशन, तो कॉरपोरेशन की भी जिम्मेदारी बढ़ेगी और उनकी भी जिम्मेदारी बढ़ेगी। पर ये अपने हैं, ये हमारे पार्टी के हैं, ये हमारे रिश्तेदार में है, तो उनको इजारा दे दो, फिर पैसे देते रहो, पब्लिक जाए बाढ़ में। तो ये ट्रेंड अब वडोदरा में बढ़ता जा रहा है कि वडोदरा के स्थानीय कॉन्ट्रैक्टर की बजाय उनके आसपास की जो कंपनियां होती हैं, जो जिनके साथ मिलीभगत करना आसान हो जाता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट दे दिए जाते हैं और आखिरकार जो दिक्कतें होती हैं वो स्थानीय जनता को होती है। अगर लाखों लोगों को एक टाइम का पानी, अगर आधा ही घंटा पानी दिन में देना है और वो भी अगर ना दिया जाए तो उससे बड़ी लापरवाही और क्या हो सकती है। चुनाव आ रहे हैं, एक ही साल बचा है चुनाव में, और अगर इसी तरह की लापरवाही बरती जाए, अगर कॉन्ट्रैक्टर के साथ इसी तरह की मिलीभगत जारी रही, तो वडोदरा महानगर पालिका के जनप्रतिनिधि और खासकर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वडोदरा महानगर पालिका में, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ये वडोदरा में जो छाणी की टंकी है, जहां जलापूर्ति का कॉन्ट्रैक्ट सर आपके पास है, राइट? हाँ मैडम जी, और कल वहाँ कुछ दिक्कत हुई थी जिससे लाखों लोगों को पानी नहीं मिला, क्या दिक्कत आई थी सर? दिक्कत मैडम जीईबी की थी, तो जीईबी वाले आके बोल रहे थे कि हमारी दिक्कत है, आप कॉन्ट्रैक्टर की दिक्कत है, लेकिन हमारे जो एचसी पैनल है ना, वो सब ट्रांसफार्मर वगैरह सब चेक किया, मेरी टीम पूरी उधर ही थी। उसके साथ मेरी बात हुई थी टीम के साथ, तो टीम वाले ने सब मीटर सब लगा के देखा, तो उसमें हमारी कोई दिक्कत ही नहीं है। जो ट्रांसफार्मर जो जीईबी के बाहर जो ट्रांसफार्मर का रिले आता है ना, उसका तो रिले में उसको दबा के चलाता है वो लोग जीईबी वाले, इसलिए दिक्कत आ रही है। अच्छा। हमारे में क्या है कि जो एक पंप शुरू करें ना हम, तो 700 एम्पियर लेते हैं जी, तो 700 एम्पियर के वो रिले में सेट करके किया होगा ना, तो ये यहाँ पर ट्रिप नहीं होगा, वरना ट्रिप हो जाता है। सर आप राजकोट में हैं और यहाँ ये कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, तो कितने लोगों की टीम यहाँ पर वो चीजों को ऑपरेट करती है, जो प्लांट है वो ऑपरेट करती है? क्या वहाँ पर 22 लोग मेरे जो है वहाँ कर्मचारी है। अच्छा, 22 लोग शिफ्ट वाइज है। अच्छा, तो मतलब वो 24 आवर्स वहाँ रहते हैं और सारी चीजों को मॉनिटरिंग करते हैं, राइट? हाँ, मॉनिटरिंग करते हैं। जी जी, ठीक है। BNM टीवी के साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। कैमरा पर्सन भरत राजपूत के साथ मयूरिका, BNM टीवी के लिए। गुजरात के वडोदरा में शहर अध्यक्ष के बाद जिला भाजपा अध्यक्ष बनने के दावेदार सतीश पटेल पर सनसनीखेज आरोप लगे हैं। गुजरात के वडोदरा में जिला भाजपा अध्यक्ष के चयन के लिए सतीश पटेल की दावेदारी के बाद भारतीय भानवड़िया नामक भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ता ने उन पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। વડોદરા જિલ્લા પ્રમુખ જે અત્યારે વર્તમાન છે એમને પાછું ફરી ફોર્મ ભર્યું, ફરી જિલ્લા પ્રમુખ બનવા માટે. કેમ ભાઈ? તમારું પેટ હજુ ભરાયું નથી, લોકોને હેરાન પરેશાન કરી મૂકીને, લોકોને ઉપર આંતક મચાવી દઈને તમારું પેટ નથી ભરાયું? તમે કહો છો કે મારી ઉપર ગોડ મધરના આશીર્વાદ છે, એમના જોરે તમે આ પાછું ફોર્મ ભર્યું છે ને તમારે જિલ્લા પ્રમુખ બનવું છે? વળી જાવ ને હવે પાછા, અને તમને એ ગોડ મધરના આશીર્વાદ છે તો એ ગોડ મધરના આશીર્વાદથી તમે દિલ્હીમાં જ PM બની જાઓ, કાં તો ગુજરાતના CM બની જાઓ. વડોદરા જિલ્લાને છોડો, વડોદરા જિલ્લાને તમારા આંતકમાંથી મુક્ત કરો. તમને આટલા વખતથી જોયા છે, તમે ક્યારેય કોઈને સારી વ્યક્તિને મદદરૂપ નથી થયા, તમે ક્યારેય કોઈ સારી વ્યક્તિને સપોર્ટ નથી કર્યો. તમને હંમેશા તમારા પ્રોગ્રેસ કરતા
બીજાને પાડી નાખવામાં, આમ એની પડતી કરાવવામાં, એનું રાજકારણ પૂરું કરવામાં, એને હેરાન કરવામાં, એને પરેશાન કરવામાં, એમાં જ તમારું ફોકસ રહ્યું છે. તમે સારું કામ કયું કર્યું? એક તમે ધારાસભ્ય પણ હતા, તમે ધારાસભ્ય તરીકે પણ કયું એક સારું કામ કર્યું બતાવો. તમે જિલ્લા પ્રમુખ તરીકે પણ તમે શું સારું કામ કર્યું બતાવો. તમે તમારું એચિવમેન્ટ શું છે? इस मामले वडोदरा जिला भाजपा अध्यक्ष सतीश पटेल ने आरोपों को खारिज करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है. हिसाब किताब आक्षेप करो ये बहुत सहेली बात है, परंतु बब्बे वखत ऑडिट थाय छे, स्टेच्युटरी ऑडिट અને સરકારી ઓડિટ. એમાં ક્યાંય ₹1 કોઈ ભ્રષ્ટાચાર કે કોઈ જગ્યાએ છે જ નહીં. ઉલટો અમે અગાઉ જેને ભ્રષ્ટાચાર કર્યો એને જેલમાં મોકલવાનું કામ અમે પોતે કરેલું. અને આજે પણ કહું છું, જેને ફરી રી ઓડિટ કરાવવું હોય એ કરાવે. અમે ચોખ્ખા છે અને ચોખ્ખા રહેવાના છે. એ તમને સ્પષ્ટ દેખાય છે કે કોઈક રાજકીય લોકોને હું આગળ વધું એ ના ગમતો હોય એવા લોકો આવી રીતે કામ કરાવતા હોય છુપા રુસ્તમ તરીકે, એ ટૂંક સમયમાં ખબર પડશે ત્યારે જાહેર કરીશું. એ બેનને દુખે છે પેટ અને કૂટે છે માથું. એ બેનને આ બરોડા સેન્ટ્રલ કોઓપરેટિવ બેંકમાં ડિરેક્ટર બનવું હતું સરકારી, અને જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ તરીકે મેં મારો સ્પષ્ટ અભિપ્રાય ઉપર આપ્યો કે આ ખેડૂતે નથી કે બેંકની અંદર કોઈ મંડળીના પ્રતિનિધિ નથી. એટલે ન બનવાને કારણે અને સાથે સાથે અગાઉ આ બેંકની અંદર પ્રમુખની ઓફિસમાં સતત આખો દિવસ બેસી રહેવાનું અને ડિરેક્ટરો એમને જોઈને અહીંથી જતા રહેતા હોય, એટલે અમે લોકોએ એનો વિરોધ નોંધાયો. જેને કારણે આ જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખની જ્યારે અત્યારે વાત ચાલતી હોય, મેં ફોર્મ ભર્યું હોય ત્યારે મને બદનામ કરવા માટે અને ખોટી રીતે આક્ષેપ કરીને એ મને બદનામ કરવા અત્યારે આ કાવતરું કરી રહ્યા છે. ત્યારે આનો જવાબ પણ ટૂંક સમયમાં જ મારા વકીલ દ્વારા હું નોટિસ આપીને એમની પાસેથી ખુલાસો માગીશ. સાથે સાથે એમને સુગરની વાત કરી, તો એ સુગરનો સભાસદ પણ એ બેન નથી અને સુગરમાં 2 વખત ઓડિટ પણ થયું છે. અગાઉ જ્યારે કોઈ કે આવી વાત કરી તો મેં સ્પેશિયલ કહેલું કે રીઓડિટ કરાવો. જો મેં ₹1 પણ ભ્રષ્ટાચાર કર્યો હોય તો હું જાહેરમાં રાજીનામું જાહેર જીવનમાંથી આપી દઈશ. આવી પણ મેં અગાઉ વાત કરેલી. આજે પણ કહું છું તમારા બધાના મારફતે કે જેને રીઓડિટ કરાવવું એ કરાવે. મેં ₹1 આમાં ભ્રષ્ટાચાર કર્યો નથી અને સુગરમાં ચોખ્ખો અને સ્પષ્ટ વહીવટ હતો મારો. સાથે સાથે આ બેનને સહકારી આગેવાન બનવું છે, સંગઠનમાં હોદ્દા જોઈએ છે, પરંતુ વડોદરા જિલ્લામાં એ ક્યાંય પ્રાથમિક સભ્ય પણ નથી અને સક્રિય સભ્ય પણ નથી. એટલે આ રીતે અગાઉ અમારા પ્રદેશના પ્રમુખ CR પાટીલ વિરુદ્ધનો આવો વિડીયો જાહેર કર્યો. વચ્ચે પૂર આવ્યું વડોદરાની અંદર, ત્યારે પણ બહુ જ લોકોની વિરુદ્ધમાં, તમામ રાજકીય લોકોની વિરુદ્ધમાં ખોટા આક્ષેપો કર્યા હતા. અને આ રીતે અવારનવાર વિડીયો મૂકીને બધાને બદનામ કરતી હોય છે. ત્યારે હવે હું ટૂંક સમયમાં જ એમને હું જવાબ મારા વકીલ દ્વારા એની પાસે માગીશ. VNM टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ. बने रहिए हमारे साथ. हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, योर ट्रस्टेड डेस्टिनेशन फॉर टॉप क्वालिटी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सिंस 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, OTG और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल. इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन. हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात.
ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. चीन में HMPV वायरस के कई मामले दर्ज होने के बाद अब भारत में भी इस वायरस के केस लगातार सामने आ रहे हैं। चीन में फैले कोरोना जैसे वायरस HMPV के भारत में अब तक 8 केस सामने आ चुके हैं। मंगलवार को महाराष्ट्र के नागपुर में 2 केस सामने आए हैं। इनमें एक 13 साल की लड़की और एक 7 साल का लड़का भी संक्रमित पाया गया है। लगातार सर्दी बुखार के बाद प्राइवेट लैब में टेस्ट के बाद दोनों की HMPV रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि इन दोनों को अस्पताल में भर्ती नहीं करना पड़ा, घर पर ही उनका इलाज किया जा रहा है। इससे पहले सोमवार सुबह कर्नाटक में 3 महीने की बच्ची और 8 महीने के बच्चे में ये वायरस मिला था। दोनों बच्चों की जांच बेंगलुरु के एक अस्पताल में की गई थी। अहमदाबाद में भी 2 महीने के बच्चे में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस का संक्रमण मिला है, जो राजस्थान का है और इलाज के लिए अहमदाबाद पहुंचा था। पश्चिम बंगाल में भी 5 महीने के बच्चे में इस बीमारी के लक्षण मिले हैं, जिसका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। तमिलनाडु के चेन्नई में भी 2 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। केस सामने आने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा कि वायरस सांस लेने और हवा से फैलता है। ये सभी उम्र के लोगों पर असर कर सकता है। WHO भी फिलहाल हालात पर नजर बनाए हुए हैं और जल्द ही इसकी जानकारी शेयर की जाएगी। एक और चीन में HMPV वायरस कहर मचा रहा है, वहीं दूसरी ओर चीन में 7.1 तीव्रता का भूकंप आने से कई लोग मारे गए हैं। चीन के तिब्बत प्रांत में मंगलवार सुबह आए भूकंप से 32 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 38 लोग घायल हो गए हैं। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक सुबह 9:05 पर आए इस भूकंप का केंद्र तिब्बत के सिजांग में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। भारत के नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.1 थी। इस भूकंप का आसार नेपाल, भूटान समेत भारत के सिक्किम, उत्तराखंड में भी देखा गया। फिलहाल भारत में भूकंप से जानमाल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लोकल अधिकारी भूकंप के नुकसान का आकलन करने के लिए इलाके के लोगों से संपर्क कर रहे हैं। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि 400 किलोमीटर दूर नेपाल की राजधानी काठमांडू में भी इसका असर महसूस किया गया। गुजरात के वडोदरा की वासना की ब्राइट डे स्कूल CBSE में आर्ट एंड क्राफ्ट वर्कशॉप का आयोजन किया गया। वडोदरा के वासना स्थित ब्राइट डे स्कूल CBSE और इंटेक इंडिया के संयुक्त प्रयास से भारतीय संस्कृति की लुप्त होती कलाओं को जीवंत बनाए रखने के उद्देश्य से एक विशेष आर्ट एंड क्राफ्ट वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कच्छ के दुड़ामो गांव की पूजाबेन राइमल और उनकी बेटियां धाराबेन और लक्ष्मीबेन ने कच्छ की प्रसिद्ध मणका कला को शहर की 4 अलग अलग स्कूलों के लगभग 70 छात्रों को सिखाया। भुज कच्छ से मैं लिपन आर्ट का काम करता हूँ और ये बेटियां बीड वर्क का करती है। मैं ये बच्चों को सिखाने बड़ौदा में आया हूँ।
બધાનું અલગ અલગ છે કામ. અમારો તો આ કામ પરંપરા છે. इस अवसर पर ब्राइट डे स्कूल के अध्यक्ष सौमिल शाह और इंटेक इंडिया के संयोजक संजीव जोशी विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने छात्रों को पारंपरिक कलाओं को सीखने और भारतीय संस्कृति से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। ये इंटेक का एक इनिशिएटिव है जो हम हर साल करते हैं और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हेरिटेज का एस्पेक्ट है जिसपे ये वर्कशॉप्स हम करते हैं स्कूल के बच्चों के साथ। ब्राइट स्कूल इसमें हमारे साथ जुड़ा हुआ है काफी सालों से और हर साल हम बहुत यूनिक इंडियन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के लाइव जो क्राफ्ट्समैन है जो काम करते हैं इस क्षेत्र में, गांव में, हमारे गांव में ये कला जो बसी है उसको हम लाके यहाँ लाते हैं स्कूल्स में और शहर में, जिससे उनको एक्सपोजर भी मिलता है और उनके काम को हम जान सकते हैं और उससे हमारे बच्चे जो आज के स्कूल्स में पढ़ते हैं वो सीख भी सकते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में रिक्शा में बैठे यात्रियों को लूटने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है, जिसमें अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है। गुजरात के अहमदाबाद में पिछले 2 महीनों से ऑटो रिक्शा में सवार बुजुर्ग महिलाओं को टारगेट कर पैसेंजर के रूप में अन्य लोगों को बिठाकर उनके सोने के जेवर चोरी करने वाले गिरोह को पकड़ने में क्राइम ब्रांच की टीम को सफलता मिली है। क्राइम ब्रांच की टीम को पेट्रोलिंग के दौरान गीता मंदिर निकट से एक महिला और 2 व्यक्ति को पकड़ने में सफलता मिली है जो इसी तरह से लोगों को लूटते थे। मामले पर एसीपी क्राइम ब्रांच भरत पटेल ने विस्तृत जानकारी दी। अमदावाद शहर में छेल्ला 2-3 महीनाथी रिक्शा में पेसेंजर्स ने बेसाड़ी पेसेंजरनी नजर चूकवी जे साथे बैठेला पेसेंजरो द्वारा एमना जे पेसेंजरना सरसामानमांथी किंमती दागीना नाणां आ बधी वस्तुओनी चोरी थवाना કેટલાક બનાવો બનેલા હતા। એ બાબતે ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા સ્પેસિફિક કામગીરી હાથ ધરવામાં આવેલી કે આ જે રિક્ષામાં બેસાડી અને જે ચોરી કરવામાં આવે છે એ બધા આરોપીઓ મતલબ ક્યાંના છે અને કઈ રીતે એમની મોડસ ઓપરેન્ડી કરે છે અને એમને આ ગુનામાં પકડવા માટે કાર્યવાહી ચાલુ હતી દરમિયાન અત્યારે 3 આરોપી પકડવામાં આવેલા છે। આ બાબતે એમાં એકનું નામ છે સલમાન ખાન ઉર્ફે सब्बू कयूम खान पठाण जे महेमदाबाद जिला खेड़ाना है अने विक्रम चिमनभाई दंताणी जे ये पण महेमदाबादना छे अने एक महिला जे छे आशाबेन देवी पूजक ये पण महेमदाबादना छे। आ त्रणेय आरोपीमां सलमान खान जे छे एणे पोतानी रिक्षामां आ विक्रमभाई ने आशाबेन ने बेसाडता अने सामान्य पेसेंजरो जे रीते रिक्शा भाड़े करी अने जता होय અને બીજા પેસેન્જરોને પણ સાથે બેસાડતા હોય છે એ રીતે સવારના મોટાભાગે સવારના સમયે અને ખાસ કરીને એવા પેસેન્જર બેસાડે કે જે ઉંમરલાયક હોય એટલે લગભગ 60થી વધુ ઉંમરના પેસેન્જર્સને એ લોકો બેસાડતા અને એમની પાસે જે પણ પહેરેલા દાગીના અથવા તો એમના જે સામાનમાં નાણાં પૈસા હોય એ બહુ જ સિફતપૂર્વક કાઢી લેતા હતા। આ જે 3 આરોપી જે છે ये 3 आरोपीओ पासेथी 9 बंगड़ी अने सोनानी चेन एक कुल्ले रुपया 8,14,000 नो मुद्दामाल रिकवर करवामां आवेलो छे। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Racecourse Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699.
हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. आज के समय में हर आयु वर्ग के लोग तनावपूर्ण जीवन जी रहे हैं। इसी के चलते हिमालयन समर्पण ध्यान योग द्वारा 8 दिवसीय वीडियो शिविर का आयोजन किया गया। हिमालयन ध्यान संस्कार के प्रणेता हिमालय के योगी सद्गुरु शिव कृपानंद स्वामी द्वारा आयोजित इस शिविर में परम तत्व, धर्म, सद्गुरु चक्र, आत्मा, मृत्यु और मोक्ष जैसे गहन विषयों पर सरल भाषा में प्रवचन दिए गए। इसके साथ ही ध्यान सत्र भी शामिल थे जो जटिल क्रियाओं या आसनों से परे सहज अनुभव प्रदान करते हैं। ये ध्यान शिविर सभी जाति, धर्म और भाषाओं के लोगों के लिए खुला है। अब तक विश्व के 72 से अधिक देशों के लोग इस ध्यान विधि को अपना चुके हैं और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर प्रसन्न जीवन जी रहे हैं। ध्यान क्या है और ध्यान से क्या बेनिफिट मिलते हैं वो हमें बहुत अच्छे से ये वीडियो शिविर में सीखने को मिलेगा। और ध्यान से हमारा आत्मा भाव ज़्यादा बढ़ता है, शरीर भाव जैसे जैसे कम होता जाएगा और आत्मा भाव बढ़ता जाएगा। आत्मा भाव बढ़ने से हम अच्छे से सारे काम कर सकते हैं और हमारे जीवन में अच्छे से हम जी भी सकते हैं। तो ध्यान हमें बहुत बेनिफिट मिलता है, सबको ध्यान सीखना चाहिए। कि ज़्यादातर लोग डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर देते हैं, तो वो न करें और सबको अपना मन मजबूत बने, अपना शरीर भाव कम होकर आत्मा भाव ज़्यादा बढ़े और वो अपने आप स्ट्रांग बन सके, स्ट्रेस सब दूर कर सके। इसीलिए ध्यान सिखाने के लिए वो 20-22 साल से इधर हिमालय से वापस आए हैं और हम सबको सिखा रहे हैं। आज का कार्यक्रम हमारा गुरुदेव का ध्यान सबको सिखाने का है और विश्व में शांति लाना है। ध्यान करने से मेंटली फिट रहते हैं तो फिजिकली भी फिट रहते हैं और हम भी लाइफ में सुखी रह सकते हैं। हिमालयन समर्पण ध्यान योग के मेगा वीडियो शिविर का आयोजन 6 तारीख से 13 तारीख तक संत कबीर स्कूल में हुआ है। हिमालयन समर्पण ध्यान योग के प्रणेता श्री शिवकृपानंद स्वामी जी हिमालयन ध्यान पद्धति को समाज में निःशुल्क बांट रहे हैं। ये उनके प्रवचन का वीडियो शिविर है। हमारे अंदर के मनुष्य तत्व को जागृत करते हुए आत्म शांति से विश्व शांति की सफ़र हम कैसे कर सकते हैं और वसुधैव कुटुंबकम की भावना विश्व के प्रत्येक व्यक्ति तक हम किस तरह पहुंचा सकते हैं, हम अपने आप को कैसे जान सकते हैं, हम कौन हैं, इस सब बातों पर स्वामी जी बहुत अच्छे तरीके से और एकदम सरल तरीके से हमको समझाते हैं। आत्मज्ञान को समझने का एक ये ध्यान शिविर है। गुजरात के वडोदरा में कोटक बैंक में प्रधानमंत्री आवास योजना के फॉर्म भरने के लिए बड़ी संख्या में लोग सुबह से ही कतारों में खड़े नजर आए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाले घरों के लिए लोगों का उत्साह साफ दिखाई दे रहा है। ये योजना गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए काफी मददगार साबित हो रही है। सुबह 5 बजे से ही बैंक के बाहर लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई।
कतार में खड़े कई लोगों ने बताया कि वो इस योजना का लाभ उठाने के लिए सुबह सुबह बैंक पहुंचे, लेकिन फॉर्म भरने में काफी देरी हो रही है। आज पीएम आवास लोन की यहाँ पे फॉर्म की बिक्री हो रही है, तो मैं यहाँ पे लाइन में खड़ा हूँ। तो सुबह से 8 बजे तक लाइन सिर्फ इतनी ही हटी है, ज़्यादा हटी नहीं है। वैसे टोकन वालों का भी अलग लाइन सिस्टम किया गया है और नॉन टोकन का भी अलग से किया गया है। और समझिए ना कि सब भूखे प्यासे यहीं पे खड़े हैं सवेरे से। लेकिन कभी कभी क्या होता है, साइड की इशू की वजह से आपका पेमेंट कट जाता है और फिर आपका जो फॉर्म का नंबर होता है वो जनरेट नहीं हो पाता। इसलिए मेरे हिसाब से ये व्यवस्था अच्छी है, लेकिन इन लोगों को क्या करना चाहिए सर कि ब्रांचेस जो दी है, बैंक मतलब 2 दी है, इंडिविजुअल और कोटक में, तो मैं बोलता हूँ कि 2-3 बैंक एक्स्ट्रा रखनी चाहिए कि भाई बड़ौदा बैंक है या SBI है या फिर BOI है। वैसे मकान तो बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखे हैं PM आवास योजना के, बढ़िया है, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन इस व्यवस्था को लेकर मेरा उनसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि बैंक की व्यवस्था बढ़ाइए। 3 દિવસથી ધક્કા ખાઈએ છે, સવારના 5 વાગ્યાના ઊભા રહીએ છે, વ્યવસ્થા કોઈ જ નહીં, કશી જ વ્યવસ્થા નહીં। हम लोग नरेंद्र मोदी का वो फॉर्म लेने आए हैं। हम सुबह से खड़े हैं पर वो अभी तक नंबर नहीं लगा है और 3-4 दिन से हम चक्कर लगा रहे हैं। यहाँ की सिस्टम है कि टोकन वाले जो होते हैं वो पीछे रह जाते हैं और आगे आके जो घुस जाते हैं अंदर। હવે સાહેબ આ વસ્તુ એ છે કે આવાસ યોજનાના જે વચ્ચે જે ખાલી મકાન પડી રહ્યા છે એના ફોર્મનું વિતરણ થઈ રહ્યું છે। અત્યારે એવું જ કહેવું છે કે જે આ ફોર્મનું વિતરણ કરી રહ્યા છે, હવે અત્યારે 100 કે 103 મકાન છે કંઈક કારણ। હવે અત્યારે એવું કહેવું છે કે આટલી બધી પબ્લિકને હેરાનગતિ કરે છે, લોકો 5-5 વાગ્યાના નોકરીથી છોડી, ધંધો છોડી અને 5-5 વાગ્યાના ઊભા છે। હવે મારે કહેવું એવું છે સાહેબ, જેને જરૂર છે અને સરકાર બી એવું કહેવું છે મારે કે જેને જરૂર છે એને આવાસ યોજનાનો લાભ મળતો નથી અને આજ જે પબ્લિક જે ઊભી રહી છે એ ખોટો ટાઈમ પાસ કરવા લોકો ઊભા છે, જેને જરૂર જ નથી એવા લોકો બી આવીને ઊભા છે। પણ જે મારે કહેવું એવું છે સરકારશ્રીને કે જેને જરૂર છે એને આવાસ યોજનાનો લાભ મળવો જોઈએ। જે લોકો ભાડુથી મકાનમાં રહી રહ્યા છે એવા લોકોને લાભ મળવો જોઈએ। અને મેં તો કોઈ એવા ભાડુઆત બી ભાડા કરાર મૂક્યો હોય તો બી એની તપાસ થવી જોઈએ। અને જ્યાં જ્યાં આવાસ યોજના જ્યાં મળી છે, અત્યારે જ્યાં જ્યાં ડ્રો થયો છે ત્યાં બી 50% મકાન એમ જ પડી રહ્યા છે, 30% લોકો ભાડે આપે છે, બરાબર। તો મારે એવું કેવું છે કે જે લોકો આવાસ યોજનાનો જો લાભ મળેલો છે અને છતાં બી 50% આવાસ યોજનાનું બંધ છે, તો મારે કેવું એવું છે સાહેબ કે જે આવાસ યોજના જે લોકોને મળી છે અને જો ત્યાં રહેતા નથી કે ભાડે આપી છે તો એ લોકોને સીલ કરી દેવી જોઈએ। જે પૈસા બી ભર્યા હોય ને એ બી રિટર્ન ના થવા જોઈએ। તો બીજી વાર જે માણસ ફોર્મ ભરી રહ્યા છે એ લોકો જેને જરૂર છે એવા લોકોને ફોર્મ ભરવું જોઈએ, પણ જેને જરૂર જ નથી તો એવા લોકોને તો મારું તો એવું છે કે ડિપોઝિટ ભરીને એ બી રિટર્ન ના આપવી જોઈએ। કારણ કે લોકો જેને જરૂર છે એને લોકો ભરવું છે। અત્યારે જુઓ તમે 600 થી 700 જણની એક બેંક પર લાઈન છે, લોકો 5-5 વાગ્યાના ઊભા રહ્યા છે। તો મારે કહેવું એવું છે સાહેબ કે આટલી બધી પબ્લિક, આટલી બધી બેકારી નથી, પણ પબ્લિક ના, જેને નથી જરૂર, જેને જરૂર જ નથી, જેને 4-4 મકાન છે, અરે આવાસ યોજનામાં 4-4 મકાન છે સાહેબ, એવા લોકોને લાભ મળેલ છે, એ વસ્તુ ખોટું થઈ રહ્યું છે। અને સરકાર, મારે એવું કહેવું છે, કોર્પોરેશન આ શું કરી રહી છે, શું ચેકિંગ કરી રહી છે? હવે આજે 18,000 ફોર્મ ભરાશે, બરાબર, એમાં 18,000 ફોર્મનું ચેકિંગ થવાનું છે? કોણ ચેકિંગ કરશે? કોણ ચેકિંગ કરશે? કોઈ ચેકિંગ નહીં કરતું, એ કચરા પેટીમાં જવાનું છે। આ ખોટી પબ્લિક હેરાન થઈ રહી છે। અત્યારે કોર્પોરેશન, મારે એવું જ કહેવું છે કે સાહેબ 100 મકાન છે તો આટલું વધુ 18,000 ફોર્મ, 20,000 ફોર્મ, તમે, મને તો નથી ખબર કે કેટલા ફોર્મ ભરવાના, પણ વસ્તુ એ જ કરી રહ્યો છું કે આટલી બધી આવાસ યોજનાના લાભ એ કરી રહ્યા છે, તમે 100 મકાનની અંદર આટલા બધા ફોર્મ ભરી રહ્યા છે, આ વસ્તુ ખોટી થઈ રહી છે। આજે આટલા ફોર્મ વેચાય છે તો આવી 4-5 બ્રાન્ચમાં ફોર્મ વેચાઈ રહ્યા છે, બરાબર। તો આજે તમે વિચાર કરો, અત્યારે 15,000 રૂપિયા આ ફોર્મની સાથે 100 રૂપિયા લઈ રહ્યા છે, બરાબર, એ બી ખોટું થઈ રહ્યું છે સાહેબ। 100 રૂપિયા આજે બેંકના ફોર્મના આજે 5 વાગ્યાના લોકો ઊભા છે, 100 રૂપિયા હાલવાના અને પાછા ફોર્મ લાઈનમાં ઊભું રહેવાનું, એ બી ખોટું થઈ રહ્યું છે। અને ઓલરેડી બીજું બી એવું છે કે ડીડી બનાવો, તમે 15,000નો ડીડી બનાવો, તો હવે ડીડી તું જો અત્યારે ફોર્મ અને આગળ જે ફોર્મ ભર્યા છે એ બી 8 મહિના થયા, એનો બી નિકાલ નહીં થયો। અત્યારે ફોર્મ ભરી રહ્યા છે, એના બી તમારા આ વર્ષ દાડો ફોર્મ પૈસા, સરકાર પૈસા જપ્ત કરી લેવાની છે, બીજું કશું નહીં। એ બી વર્ષ દાડે લગીને આ ફોર્મ નહીં કરવાના, કારણ કે સરકાર કાઢતી જ નથી। એટલે વર્ષ દાડો એનો 15,000નું લેખે ગણી નાખો તમે કેટલા રૂપિયા થયા। તો સરકાર આ શું કરી છે? પબ્લિકને હેરાન કરતી, જેની પાસે 15,000 રૂપિયા નથી હોતા ફોર્મના, એ લોકો માગીને બીજા કઈથી લાવીને ભરતા હોય છે। તો બે તો શું થાય, મેં બીજા કઈથી લાવ્યો હોય 15,000 રૂપિયા ફોર્મ ભર્યું હોય તો વર્ષ દાડો કોઈ રહે?
કોઈ ના રહે. એટલે એ કારણ છે મારે સાહેબ કે જેની પાસે જેને જરૂર છે આવાસ યોજનાનો લાભ લેવો જેને જરૂર છે, અને મેં તો કોઈ જે ફોર્મની સાથે ભાડા કરાર મૂકે તો એને ખાસ લાભ આપવો જોઈએ. જે લોકો 15-15, 10-10 વર્ષથી ભાડે રહે છે અને આ વડોદરાનો વતની છે, જે વતની વડોદરાનો છે એને પહેલો લાભ આલો. જે લોકો બહારના છે અહીંયાથી આપણા વડોદરામાં આવી ગયા છે એવા લોકોને લાભ મળી રહ્યો છે, અને જે વડોદરાનો વતની છે એને એવા લોકોને લાભ મળતો નથી. એ મારે કહેવું એવું છે સાહેબ કે જે બહારના આવે છે એને લોકોને લાભ કઈ રીતે આપો છો તમે, અને જે મોટા લોકો છે એને લાભ મળે છે. જે ડુપ્લેક્સમાં રહે છે મેં જોયું છે સાહેબ, એને આવાસ યોજનાનો લાભ કઈ રીતે મળે છે? કારણ કે અત્યારે એવું ચાલી રહ્યું છે કે આવાસ યોજનાનો આવકનો દાખલો 500 રૂપિયા 700 રૂપિયા આલો તો તમારે જેવો જુઓ એવો કાઢી આપે છે સરકાર. આ સરકાર શું કરી રહી છે મારી જ કેવું છે. મેં મારી પંચાયતમાં જયેલો છું તો ત્યાં આવાસ યોજનાનો તલાટીએ દાખલો કોઈ આવક પૂછતી નથી. સરકાર આવક બી નહીં પૂછતી, ફોર્મ બી નહીં દેતી, એમાં દાખલો કાઢી આપે છે. તો આ વસ્તુ બી કેવી રીતે થાય છે? માણસ કઈ ચચાર મકાન હોય, 85,000 80,000 પગાર હોય, 2 4 વ્હીલ હોય, ઘરમાં એસી લાગેલી હોય. જુઓ તમે અત્યારે આવાસ યોજનામાં એસી લાગેલી છે, 2 4 વ્હીલ છે, તો તેને આવાસ યોજનાનો લાભ કઈથી મળે છે? તો મારે એવું જ કહેવું છે કે આવાસ યોજનાનો લાભ આ રીતે ના મળવો જોઈએ. અને સરકારશ્રીને મારે એ જ વિનંતી છે કે આટલી બધી લાઈન પડી છે, એક બેંક પર આટલી બધી લાઈન પડી છે, તો સરકારશ્રીને એ જ કહેવું છે સાહેબ, મારે એ જ જણાવવું છે. મેં બી કેટલી વાર જણાવ્યું છે પણ મારી સરકાર મને જવા દેતી નથી અને મેં ઓફિસમાં જવા દેતું નહીં. એટલે મારે કહેવું સાહેબ, મેં છેલ્લા 15 વર્ષથી ભાડુઆત મકાનમાં રહું છું અને મેં આ 6ઠ્ઠી વાર ફોર્મ લઈ રહ્યું છું. હજુ મને ફોર્મ મળ્યું નથી અને મેં આ લાઈનમાં ઉભા રહેવા રાજી નથી. કારણ કે આજે આટલા જણની લાઈન પડી છે, 700 જણની, કઈ રીતે લાઈનમાં ઉભા રહું? કારણ કે હવે 3 વાગે બંધ કરી દેશે, 2 વાગે લંચ પડશે, તો આ પબ્લિક કઈ जैसे। कच्छ के भुज तहसील के कंढेराई गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जिसमें 22 वर्षीय युवती 500 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई। कच्छ के भुज तहसील के कंढेराई गांव में गुरुवार को एक बड़ा हादसा सामने आया। 22 वर्षीय युवती 500 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। युवती को बचाने के लिए फायर ब्रिगेड, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। भुज फायर डिपार्टमेंट की टीम ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। इसके साथ ही गांधीनगर से एक एनडीआरएफ टीम भी मौके पर रवाना हो गई। घटनास्थल पर एसडीएम, मामलतदार और पुलिस अधिकारियों की टीम भी मौजूद है। अब तक 12 घंटे से युवती बोरवेल में फंसी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन से बीएसएफ, आर्मी, डिजास्टर मैनेजमेंट और फायर डिपार्टमेंट की टीमें लगातार मेहनत कर रही हैं, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिल पाई है। स्थानीय प्रशासन युवती को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या को लेकर गोरेड़ा पेंड्रा मरवाही में पत्रकारों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। बीजापुर बस्तर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की निर्मम हत्या ने पत्रकारिता जगत में हलचल मचा दी है। इस घटना से आक्रोशित गोरेड़ा पेंड्रा मरवाही के पत्रकारों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। जिले के पत्रकारों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगे रखी। उन्होंने इस जघन्य अपराध के दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। साथ ही मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए के आर्थिक सहायता प्रदान करने की अपील की है। इसके अलावा पत्रकारों ने छत्तीसगढ़ सरकार से जल्द पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने का आग्रह किया है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। ये प्रदर्शन केवल विरोध नहीं, बल्कि पत्रकारों के लिए एक सुरक्षित माहौल और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार को चेतावनी भी है। भाई पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर जी की हत्या हुई है। उस हत्या के बाद पूरा पत्रकार समाज, पूरा पत्रकार जगत काफ़ी व्यथित है और प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है, जिसमें अपराधियों के हौसले जिस बेतहाशा उसके हौसलों में वृद्धि हो रही है, वो सभी पत्रकारों के लिए चिंता का भी सबक है। जिस तरीके से बगैर स्विमिंग सूट के तैराक पानी में नहीं उतरता, बॉर्डर में फौज बगैर असलहे के नहीं जाती, लेकिन एक पत्रकार बिरादरी ही एक ऐसी बिरादरी है जो बगैर किसी सुरक्षा के बीहड़ जंगलों में भी जा कर के, सुदूर अंचलों में भी जा कर के चुनौतीपूर्ण पत्रकारिता को अंजाम दे रही है। मैं शासन से मांग करता हूं कि जिस तरीके से पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर जी की हत्या हुई है, भविष्य में इस ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। पूरे छत्तीसगढ़ के पत्रकारों को पत्रकार सुरक्षा कानून सरकार जल्द से जल्द लागू कर उनकी सुरक्षा की गारंटी ले और मृतक परिवार
के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि सरकार तत्काल प्रदान करे और साथ ही मुकेश चंद्राकर के हत्यारों को फांसी की मांग भी हमारी है। पूरे प्रदेश का पत्रकार आंदोलित है। जिस तरीके से बस्तर के बीहड़ों में अपनी आवाज बुलंद करने वाला जांबाज मुकेश चंद्राकर की दुर्दांत हत्या की गई, पुलिस और प्रशासन ने बड़ी जल्दी शीघ्र कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। परंतु हम पत्रकारों की प्रदेश भर में प्रदेश सरकार से मांग है कि ये आवाज यूं ही यहीं न दबा दी जाए, आरोपियों को जल्द कानूनी कार्रवाई कर फांसी की सजा दी जाए। हमारे पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर की हत्या निश्चित रूप से निंदनीय है और जिले के पत्रकार साथियों द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है और जो मांगे रखी गई हैं, इसको शासन को अग्रेसित करना है। हम तत्काल इसे अग्रेसित करेंगे और ये आशा करेंगे कि इस पर उचित कार्रवाई होगी। गुजरात के अमरेली में बेलगाम होते जा रहे भू माफियाओं पर छापेमारी कर 21 लाख रुपए का मुद्दा माल जब्त किया गया है। गुजरात के अमरेली में खनिज माफियाओं पर कार्यवाही की गई है, जिससे खनिज माफिया सत्ते में आ गए हैं। खान खनिज विभाग और मामलतदार ने एक्शन दिखाते हुए छापेमारी कर करीब 1 करोड़ का मुद्दामाल जब्त किया है। शहर और तालुका मामलतदार ने 21 लाख के मुद्दामाल के साथ खनिज माफियाओं के वाहन जब्त किए हैं, जिसके चलते भू माफिया सत्ते में आ गए हैं। ઉપરથી મળેલી સૂચના પ્રમાણે આજે સવારમાં ખાણ ખનીજ બાબતે જે ઇલીગલ વહન થાય એ માટે એક ડ્રાઈવ રાખવામાં આવેલી હતી, જેમાં આજે અલગ અલગ સ્થળે અમારી ટીમ અને મામલતદારશ્રીની ટીમ દ્વારા ચાંપાથળ મુકામે, ગાવડકા પાસે નવા ખીજડીયા મુકામે અને અમરેલી સિટીમાં જયસિંહપરાની પાસે કુલ 5 ડમ્પર અને લગભગ 21 લાખનો મુદ્દામાલ પકડી પોલીસને આજે સુપ્રત કરવામાં આવ્યો છે। અમે અત્યારે સીઝર કરી અને પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટને સોંપવામાં આવેલ છે અને એના દ્વારા ખાણ ખનીજને સોંપવામાં આવશે અને એને નિયમોનુસાર દંડ કરવામાં આવશે। જ્યારે પણ ભવિષ્યમાં ફરિયાદ મળે કે ના મળે, પણ અમારી ડ્રાઈવ હંમેશા ચાલુ રહેશે। આજરોજ તારીખ 6/1/2025ના રોજ કલેક્ટર સાહેબ શ્રી અમરેલીની સૂચના અને ભૂસ્તર શાસ્ત્રી શ્રી અમરેલીના માર્ગદર્શન હેઠળ આદરણીય કચેરીની ટીમ દ્વારા કુકાવા વડિયા હાઈવે પર બિનઅધિકૃત ખનિજ વાહન ચેકિંગની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવેલ। જે સબબ અમારી ટીમ દ્વારા સાદી રેતી ખનિજનું બિનઅધિકૃત વહન કરતા 3 ડમ્પરો, કાર્બોસેલ ખનિજનું બિનઅધિકૃત વહન કરતા 3 ડમ્પરો, એમ કુલ 6 ડમ્પરો કસ્ટડી બિનઅધિકૃત વહન કરતા જપ્ત કરવામાં આવેલ છે। સદર ડમ્પરોને આશરે 1 કરોડ જેટલો મુદ્દામાલ થાય છે અને સદર તમામ ઈસમો સામે ખનિજના નિયમો મુજબ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે। छोटा उदेपुर जिले के बोडेली तहसील के तारसुल प्राथमिक स्कूल में बच्चों से मजदूरी करवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में स्कूल के बच्चों को मिट्टी भरने, टाइल्स उठाने और शौचालय साफ करने जैसे कार्य करते हुए देखा गया। ये काम स्कूल के प्रधानाध्यापक के निर्देश पर करवाया जा रहा था। गांव के जागरूक नागरिकों ने इस मामले पर गहरी नाराजगी जताई। उनका कहना था कि बच्चों से मजदूरी कराने जैसी गतिविधियों से उनकी शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने प्रधानाध्यापक के तबादले की मांग की। विरोध स्वरूप ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला बंद कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए बोडेली तहसील के बीट निरीक्षक संदीप जायसवाल और सीआरसी अधिकारी सुनील पटेल ने स्कूल का दौरा किया। बच्चों से करवाई जा रही मजदूरी का निरीक्षण कर इसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी गई है। આજે સ્કૂલને તરવોળ પ્રાથમિક શાળાને તાળાબંધી થઈ છે, કેમ કે 2 દિવસ અગાઉ જે માટી પૂરણ કરતા બાળકોના વિડીયો વાયરલ થયેલા, ટાઇલ્સ ઉપાડતા, સંડાસ બાથરૂમ સાફ કરતા, તો આવા અનેક પ્રશ્નોના લીધે ગામ લોકો રોષે ભરાયા અને તાળાબંધી કરી છે। તેમજ ગામ લોકો અમુક કેટલાક વડીલોના મારી પાસે એવા પણ સુઝાવ આવ્યા છે કે આવી ઇતર પ્રવૃત્તિઓ થતી હોય તો સ્વાભાવિક છે બાળકોનું શિક્ષણ બગડે અને એના કારણે જ બાળકો કેટલાક બાળકો અહીંયા પ્રાથમિક શાળા પણ છોડીને અન્ય સ્થળે ગયા છે અને એ વાલીઓનું પણ એમ કહેવું છે કે ખરેખર આવી ઇતર પ્રવૃત્તિઓ થાય તો શિક્ષણ નથી જ મળવાનું, શિક્ષણનો અભાવ થવાનો છે। માટે જ કેટલાય વડીલો પોતાના બાળકોને બહાર પણ અભ્યાસ અર્થે મોકલ્યા છે અને કુલ ટોટલ સરવાળો મળીને એક જ વાત આવે છે। ગામ લોકો પણ સમસ્ત ગામ લોકો એક જ વાત કરે છે કે જો આપણે આ આચાર્યશ્રીને બદલી થાય। તરગોડ મુકામે આજરોજ તરગોડ પ્રાથમિક શાળામાં તાળાબંધી કરવામાં આવેલ છે। એની જાણ થતાં
ટીપીઓ સાહેબશ્રી દ્વારા અત્યારે સ્થળ ચકાસણી માટે મોકલેલ છે, જેમાં ગામ લોકોની રજૂઆત છે કે ભાઈ બાળકો સાથે જે કામ કરાવે છે એ અન્વયે અમારી રજૂઆત છે કે ભાઈ આ પ્રકારનું કામગીરી બંધ થાય અને એના માટે યોગ્ય કાર્યવાહી થઈ એમની માંગણી છે। એ માટે એમને નિવેદનો અમે લેવાના છે અને શાળાના शिक्षकों पर निवेदन लेना है, જે અમે વડી કચેરી પહોંચતા કરવાના છે। गुजरात के मेहसाणा जिले में पुलिस विभाग का वार्षिक निरीक्षण आयोजित किया गया। निरीक्षण का नेतृत्व गांधीनगर रेंज के आईजी वीरेंद्र सिंह यादव ने किया। निरीक्षण के दौरान पुलिस विभाग की विभिन्न गतिविधियों और उनकी कार्य क्षमता का आकलन किया गया। आईजी यादव ने मेहसाणा पुलिस की सराहना करते हुए कहा कि जिले में पुलिस ने कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किया है। इस अवसर पर नागरिकों के विभिन्न मुद्दों और समस्याओं के समाधान के लिए लोक दरबार का आयोजन भी किया गया। इसमें नागरिकों ने अपनी शिकायतों और सुझाव रखे। आईजी यादव ने सभी समस्याओं के जल्द समाधान का आश्वासन दिया। वार्षिक इंस्पेक्शन થાય છે દરેક વર્ષે, એના ભાગ રૂપે જ આજે મહેસાણા જિલ્લાનું પણ ઇન્સ્પેક્શન કરવામાં આવ્યું। એમાં સવારે પરેડનું ઇન્સ્પેક્શન કરવામાં આવ્યું, પછી અમુક આઉટડોર જે એક્ટિવિટીઝ છે આને જોવામાં આવ્યા અને ક્રાઇમ કોન્ફરન્સ લેવામાં આવેલ છે, લોક દરબાર પણ લેવામાં આવેલ છે અને પત્રકાર મિત્રો સાથે પણ ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવી છે। અમુક જે લોક દરબારમાં જે પ્રશ્નો રજૂ થયા આ બાબતે એક પોઝિટિવ નિકાલ થાય તે અંગે પણ પોલીસ અધિકારીઓને સૂચના કરવામાં આવી છે અને ક્રાઇમ અંગે પણ જે અમુક હેડ્સમાં કામગીરી સારી થઈ છે। જે આપણે એનડીપીએસના કેસો હોય તો ગયા વર્ષની સરખામણીમાં એનડીપીએસના કેસો સારા થયા છે। ફેટલના કેસો જે છે અમુક જગ્યાએ આમાં પોઝિટિવ ડેવલપમેન્ટ થયો છે, અમુક જગ્યાએ ફેટલના કેસો ઓછા થયા છે, અમુક જગ્યાએ જે ફેટલના કેસો વધ્યા છે તે બ્લેક સ્પોટ્સ જે છે એ આઈડેન્ટિફાઈ કરીને અને પર્ટિક્યુલર એક લોકેશન સ્પેસિફિક કામગીરી કરવામાં આવે, જેમાં પંચાયત આરએનબી અને એન્જિનિયરિંગના કોઈ પ્રશ્નો હોય તો આને સાથે લઈને બીજા ડિપાર્ટમેન્ટને કામગીરી કરવામાં આવે તે બાબતે પણ સૂચના આપવામાં આવી છે। એની અલાવા ટ્રાફિકની અમુક જગ્યાએ ટ્રાફિકની સમસ્યા છે, આ બાબતે રજૂઆત થઈ છે, તો એનું એક સારી રીતે પ્લાન કરીને અને ટ્રાફિકની સમસ્યા દૂર થાય કે મેન પાવર જે જગ્યાએ વધારવાનું છે તો મેન પાવર વધારવામાં આવે, या મેન પાવર જે ઓલરેડી ડિપ્લોયડ છે તો એનું ક્વોલિટી કામ થાય, તો તે બાબતે પણ ડીવાયએસપી શ્રીઓને સૂચના આપવામાં આવી છે અને મને લાગે છે કે આગલા એક મહિનામાં આ બાબતે ટ્રાફિકના જે સમસ્યા છે જે પોઈન્ટ ઉપર છે ત્યાં એક સારું પોઝિટિવ ડેવલપમેન્ટ અને ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આવશે। छत्तीसगढ़ के मंदसौर के पीजी कॉलेज में प्राचार्य और छात्र संगठनों के बीच विवाद ने तुल पकड़ लिया है। मंदसौर के पीजी कॉलेज में प्राचार्य और छात्र नेताओं के बीच विवाद तेजी से बढ़ता जा रहा है। कॉलेज के प्राचार्य आर के वर्मा ने आरोप लगाया है कि एबीवीपी के छात्र नेताओं ने उन्हें न सिर्फ धमकी दी बल्कि गाली गलौज भी की। ये मामला तब शुरू हुआ जब छात्रों ने कॉलेज के गेट पर परिचय पत्र के बिना घुसने की कोशिश की और जब उनसे परिचय पत्र मांगा गया तो उन्होंने अभद्र तरीके से व्यवहार किया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यहाँ कुछ दिन से हमें छात्राएं और हमारे स्टूडेंट शिकायत कर रहे थे कि बाहरी व्यक्ति आकर के उनको परेशान करते हैं और अध्ययन अध्यापन कार्य प्रभावित करते हैं, तो इसलिए हमने नई व्यवस्था के अंतर्गत सुरक्षा गार्ड रखा है मेन गेट पे और मुख्य द्वार से केवल पैदल स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड दिखाकर ही प्रवेश करेंगे और महाविद्यालय में स्टाफ की ही एंट्री होगी इस गेट से और बाकी स्टूडेंट की पार्किंग हमने दी है ऑडिटोरियम के ग्राउंड में। 4 व्हीलर और 2 व्हीलर वाले जो स्टूडेंट है वो वहाँ पार्किंग करेंगे। कल हमारे गार्ड ने हमें बताया कि कुछ व्यक्ति जो बाहरी व्यक्ति हैं जिसमें अमित गुप्ता है और वो कुछ अन्य युवकों को लेकर के जबरदस्ती महाविद्यालय में उसने प्रवेश किया। हमने उनके आइडेंटिटी कार्ड चेक किए तो वो सब बाहरी पाए गए और उनका यह कहना था कि हम तो यहाँ आएंगे, हमें यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता। उसके कुछ देर बाद में विजय गर्ग नामक किसी व्यक्ति ने मुझे फोन पर धमकी दी और अश्लील गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी, उठवा लेने की धमकी दी और बोले हमारा कॉलेज, हम तो कॉलेज आते रहेंगे, तुम हमें नहीं रोक सकते। आर के वर्मा सर जो है वो अपनी मर्यादा सब भूल गए हैं। गुरु और शिष्य में क्या संबंध होता है वो उस चीज को भी भूल गए हैं।
हमारे कार्यकर्ता कॉलेज आते हैं, अच्छे कार्यक्रम यहाँ कराते हैं, रचनात्मक कार्यक्रम करवाते हैं या छात्र हितों की बात करते हैं, तो ये उनको रास नहीं आ रहा है, तो वो निराधार आरोप हम पर लगा रहे हैं और उससे आगे कुछ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मंदसौर पीजी कॉलेज के विवाद में अब एक नया मोड़ आया है। एनएसयूआई ने एबीवीपी के खिलाफ मोर्चा करते हुए प्राचार्य के पक्ष में अपनी आवाज उठाई है। गाली गलौज की वायरल ऑडियो क्लिप के बाद एनएसयूआई ने एबीवीपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की और यशोधर्मन नगर थाने का घेराव किया। इस दौरान पुलिस और छात्रों के बीच झड़प भी हुई। एनएसयूआई का प्रदर्शन थाने के बाहर लगातार जारी है और छात्रों ने इस मामले में कड़ी कार्यवाही की मांग की है। इस घटनाक्रम ने कॉलेज और पुलिस दोनों ही स्थानों पर तनाव को और बढ़ा दिया है। विगत कई दिनों से मीडिया के संज्ञान में भी है कि एबीवीपी की गुंडागर्दी, दादागिरी पीजी कॉलेज और मंदसौर शहर में बढ़ती जा रही है। लगातार एबीवीपी पीजी कॉलेज में दादागिरी कर रही है और लगातार ये खबर आती है कि पीजी कॉलेज में कभी तालाबंदी की जाती है एबीवीपी द्वारा, जिससे हजारों जो छात्र हैं वो एग्जाम देने से वंचित रह जाते हैं। प्रिंसिपल द्वारा, प्राचार्य महोदय द्वारा यहाँ पे आवेदन दिया जाता है कि एबीवीपी के उन गुंडों के ऊपर कार्रवाई करो, तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है और उन प्राचार्य को षड्यंत्र पूर्वक एबीवीपी द्वारा यहाँ पे एक आवेदन दिया जाता है तो प्राचार्य के ऊपर तुरंत एफआईआर हो जाती है। ऐसा क्यों? तो और कल परसों की बात है जब प्राचार्य को फोन लगा के एबीवीपी का जिला अध्यक्ष जो जिला संयोजक है उसको कहता है 65 वर्षीय दलित प्राचार्य को माँ बहन की गालियां देता है। पुलिस के अधिकारी वाईडी नगर पुलिस थाने के अधिकारी भी वहां पे मौजूद रहते हैं। पुलिस के अधिकारी भी उसी कॉल रिकॉर्डिंग में है कि पुलिस के अधिकारियों ने भी बात की, लेकिन उस पर भी आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हमारी एक ही मांग है कि उन एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के, एबीवीपी के नेताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज हो, तब जाके हम यहाँ से उठेंगे, नहीं तो आज हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। गुजरात के वडोदरा में रॉयल मेले में घटी दुर्घटना के बाद एफएसएल की टीम द्वारा जांच की गई। वडोदरा के लालबाग ब्रिज निकट रॉयल मेला लगा था, जहां बिना अनुमति के कई राइड चलाई जा रही थी। ऐसी ही एक हेलीकॉप्टर राइड के दौरान घटी दुर्घटना में हेलीकॉप्टर के दरवाजे खुल गए थे और कई बच्चों की जान बाल बाल बची थी। इस मामले चल रही जांच में आज गांधीनगर से एफएसएल की टीम जांच के लिए रॉयल मेले में पहुंची और यहां उन्होंने सभी राइड की स्थिति का जायजा किया। 13 राइड की अनुमति में चलाई जा रही 24 राइड का जायजा लेते हुए सभी राइड की स्थिति को परखा। इस मामले जांच के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। छोटे छोटे बच्चों की जान खतरे में डाले जाने पर रॉयल मेले के संचालकों पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। गुजरात के मेहसाणा में विधायक की शिकायत के बाद बुटलेगर का अतिक्रमण तोड़ दिया गया है। मेहसाणा विधायक मुकेश पटेल की शिकायत के बाद बुटलेगर रमेश माली का अतिक्रमण पर बुलडोजर चला दिया गया। महानगर पालिका की टीम द्वारा एक दिन का नोटिस देकर आखिरकार अतिक्रमण को धराशायी कर दिया गया है, जिसके चलते शराब के अड्डे चलाने वाले बुटलेगरों में हड़कंप मच गया है। मेहसाणा में विधायक मुकेश पटेल के एक्शन से लोगों में भी खुशी की लहर है। આખા બધી જગ્યા ગમે ત્યાં બધી બાજુ દબાણ જ છે, બધા ધંધો જ કરે છે, બધી બાજુ ચાલે જ છે। એવું નથી હોતું કે હું બુટલેગર છું, બાધા એવું નથી કે બુટલેગર તો ખાલી બુટલેગરનો સવાલ નાખીને તમારે બધું પાડી જ દેવાનું। મને ગમે ત્યાં સગવડ આપો, હું જતો રહેવા તૈયાર જ છું। હું ચીફ ઓફિસરને 3 વખત મળવા ગયો, મને ઓફિસમાં જવા નહીં દીધો। આ સાહેબ રહ્યા, કયા સાહેબ મને ઓફિસમાં નહીં જવા દીધો? બરો સોશિયલ મીડિયા આ સાહેબ ઉભા, અપિયાલ હું જઈને આવેલો છું તો મને સાહેબે નહીં જવા દીધો। આ સાહેબે મને નહીં જવા દીધો। હું ને મારું ભૈરું 3 દિવસથી જઈએ, આ સાહેબ નહીં જવા દેતા। જૂઠું ના બોલતા સાહેબ। અપિયાલ જ મારા સીસીટીવી કેમેરા ખોલાવો, હું મામલતદારના નગરપાલિકા અંદર જ છું। મારા એક પરિવાર સાથે રહું છું અને કેટલાક 2022 વર્ષથી હું અહીંયા રહું છું। એના અંદર બધી જ બાજુ દારૂના ધંધાઓ ચાલે જ છે। મુકેશભાઈને પણ ખબર છે, એમના કોર્પોરેટરોના એમના પણ દારૂના ધંધા ચાલે જ છે। એવું નથી કે એ લોકો બધા એવું છે, બરાબર? આવું ઇસ્યુ કદી થયું નહીં। અને એક મારો નાબાલિગ છોકરો મેચ રમવા જતા મેચના અંદર ઝઘડો થયેલો અને નાબાલિગ છોકરાએ એક ખાલી માનસિક રીતે ખાલી એનું દાંતેડું અડવાથી બુટલેગરો એવી રીતે કરી અને પરાના પાટીદારો બધા ભેગા થઈ અને મુકેશભાઈને પાટીદારો વિશે લાગણી રાખતા આ બધું આયોજન આપેલું છે। અને
કે બુટલેગરો સાથે પોલીસ મળેલી છે. મારા સંગાત કોઈ પોલીસ મળેલી નથી, મારે કોઈ પોલીસનો કોન્ટેક્ટ નથી. એ રીતે કરી અને એક જ દિવસના અંદર પીઆઈને આપશેસ આપી અને પીઆઈની પણ બદલી કરવામાં આવી છે કે તું રમેશ સાથે સંકળાયેલો છે. મારે પીઆઈ સંગાત કોઈ સંગઠન છે નહીં, હું કોઈને ઓળખતો નથી અને મારી 5 ફેમિલી સંગાત હું રહું છું. એમાં મારી એક બીબીને બ્લડ કેન્સરની બીમારી છે, તો મારે 4 મહિને 5 મહિને ખર્ચો પણ આવે છે અને મને એક જ દિવસનો ટાઈમ આપ્યો છે અને મને સામાન પણ ગાળવા નથી દીધો. હું નિરાધાર થઈ ગયો છું. હું ધીરના કરીશ કે મારા જોડે કોઈ જગ્યા નથી, હું રવા ક્યાં જાઉં, હું એના અહીં જ રહીશ. મને ગમે ત્યાં સગવડ કરી આપે, બરાબર. કઈ બાજુ ધંધા નથી ચાલતા એમને પણ ખબર છે કે ધંધા ક્યાં ક્યાં ચાલે છે, ક્યાં ક્યાં નથી ચાલતા. મારું કેમ બધાનું તોડો ને. જેના મર્ડરો થઈ ગયા છે, મર્ડર કરી નાખ્યા છે, એમના પણ મકાનો હજી અસ્તિત્વ છે અને અને મુકેશભાઈ પટેલે જ આ બધું કરાવ્યું છે. પી ફોર પી જ છે. કેમ કે પરાના પાટીદારોના વિશે જ એમને ખેંચ્યું છે. એમને બધું કેવું જોઈએ. એના સરકારમાં છે તો એમને પૂછવું જોઈએ કે ભાઈ તારો શું વાંક છે, તારો શું છે, તારો અધિકાર શું છે. ડાયરેક્ટ જ એમને જે नवा साहब कमिश्नर साहब आया है, कमिश्नर साहब ने डायरेक्ट ऑर्डर ज आपी दीधो कि तोड़ी ज नाखो। वडोदरा के हरनी बोट कांड को तिथि अनुसार आज 1 वर्ष पूरा हो गया है। इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वाली रोशनी शिंदे के परिवार ने अपने घर पर उनकी पुण्यतिथि पर वर्षीय श्राद्ध का आयोजन किया। हरनी बोट दुर्घटना को आज तिथि अनुसार पूरा 1 साल हो गया है। इस दर्दनाक घटना में अपनी जान गंवाने वाली रोशनी शिंदे के परिवार ने अपने घर पर वर्षीय श्राद्ध का आयोजन किया, लेकिन इस मौके पर परिवार के दिल में गहरा दर्द और न्याय की अधूरी आस साफ झलक रही है। છોકરી મારે ભણવા માટે મોકલી હતી અને એ લોકોને મારી છોકરીને પાણીમાં ડૂબાડીને મારી નાખી. મારું આખું પરિવારનું ભવિષ્ય એ લોકોને પાણીમાં ડૂબાડીને મારી નાખ્યું. તો મારું એટલું જ કહેવાનું છે. તો એ લોકો જો કહે છે કે અમે નિર્દોષ છે, અમારું કશું ગુનો નહીં, અમે કોટિયાવાલાને સોંપેલા હતા, તો મારું એટલું જ કહેવું છે તમે કોટિયાવાલાને સોંપેલા હશે પણ અમે તો તમે સોંપેલા હતા અમારા દીકરા. તમે કહેતા હતા કે અમે મા બાપ છે, અમે મા બાપ છે, ગેટ પછી તમારા છોકરા અમારા છે, તો તમે તમારા છોકરાની હું કાળજી લીધું? કશું કાળજી નહીં. લિમિટ વગર 50ની સીટના બસમાં તમે 90 સીટ પર બેસાડીને છોકરાને લઈ ગયા. એ તમે પહેલી બેદરકારી. પછી તઈ મેલ પર્સન કોઈ મૂક્યો નહીં, એ તમારી બીજી બેદરકારી. પછી તમે તમારા છોકરાને કેવી રીતે કઈ જગ્યા પર મોકલ્યો છો એ જગ્યાને તમે કશું જાંચ કરી નહીં, એ તમારી બેદરકારી. તમે ઇન્સિડન્ટ થયું પછી તમે પેરેન્ટ્સને જાણ નહીં કરી, એ તમારી બહુ મોટી ગંભીર બેદરકારી છે. વાતમાં તમારી બેદરકારી દેખાય છે, પછી બી તમે કહો છો અમે નિર્દોષ છે, અમે કશું કરેલું નથી. મારો એટલો જ માંગણી છે સરકારને કે તમે એ લોકોની બેદરકારીને ધ્યાનમાં લો અને એને પ્લીઝ એમને સજા કરો। सत्ताधारी दल के पार्षद आशीष जोशी ने रोशनी के परिवार से मुलाकात की। जोशी ने पहले भी हरनी बोट कांड का मुद्दा जोर शोर से उठाया है और मुख्यमंत्री और म्युनिसिपल कमिश्नर को ज्ञापन देकर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। 18 જાન્યુઆરીના દિવસે શાળા દ્વારા પિકનિકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને 12 બાળકો અને 2 શિક્ષિકાઓ વડોદરા શહેરના ભવિષ્ય કહેવાય એવા બાળકોના મૃત્યુ થયા હતા। હરણી લેક ઝોન જે કોન્ટ્રાક્ટરને કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં આવ્યો હતો તેઓ પર પણ ફરિયાદ થઈ, પણ ક્યાંક પરિવારોનું એવું માનવું છે આજે કે અમારા બાળકો અમે શાળાને સોંપ્યા હતા, શાળા સંચાલકો પણ આ બાબતે એટલા જવાબદાર છે। ત્યારે આજે 1 વર્ષ તિથિ પ્રમાણે પૂર્ણ થયું છે અને મૃતક રોશની શિંદેના માતા પિતાએ આજે એને વર્ષ શ્રાદ્ધ રાખ્યું છે। ત્યારે ખૂબ દુઃખ સાથે કહેવું પડે છે કે એના આગલા દિવસે એટલે ગઈકાલે શાળા સંચાલકોને જે નોટિસ આપીને નો પક્ષ મૂકવામાં આવ્યો બોલાવ્યા હતા એમાં એમણે એવું કીધું છે કે અમારી કોઈ લાયબિલિટી નથી। એટલે ખૂબ જ ગંભીર બાબત છે। કહેવાય કે એમના ઘા પર મીઠું વપરાયું હોય એ પ્રકારનો અહેસાસ થતો હતો કાલે કે એમને આટલી નફટાઈથી એમના વકીલ દ્વારા આ પ્રમાણેનું એફિડેવિટ કરવામાં આવ્યું। ત્યારે ચોક્કસ ત્યાં વાલીઓનો રોષનો ભોગ એમને બનવું પડ્યું ને ત્યાંથી એમને ભાગવું પણ પડ્યું। પણ હું પહેલા દિવસથી જ આ દુઃખદ ઘટના સાથે જોડાયો છું। મોટાભાગના પરિવાર મારા વોર્ડ 15ના છે, શાળા પણ મારા વોર્ડમાં જ આવેલી છે। શાળાએ શું ખોટું કર્યું છે એ બધી જ જાણકારી મેં કમિશનરશ્રીને અને મુખ્યમંત્રીને પણ લખી છે। વર્ષો સુધી શાળાનું કોઈ મેદાન નથી। શાળાએ કોર્પોરેશનની પ્રિમાઇસીસનું સૂર્યનગર ગરબા ગ્રાઉન્ડ
પોતાની માલિકી રીતે વાપર્યું છે એનું પણ મેં ધ્યાન દોર્યું છે। अयोध्या जनपद के रुदौली क्षेत्र में ट्रैक्टर व्यवसायी से हुई लूट के मामले का पुलिस ने महज 18 घंटे में खुलासा कर दिया है। एडीजी कानून व्यवस्था के निर्देश पर अयोध्या पुलिस ने तुरंत जनपद की सीमाओं को सील कर भिलसर टिकट नगर मार्ग पर नाकाबंदी की। इस त्वरित कार्यवाही में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लूट की पूरी रकम बरामद कर ली गई। गिरफ्तार आरोपी लखीमपुर खीरी के निवासी हैं, जबकि लूट की साजिश रचने वाला मुख्य आरोपी अभी फरार है। एसपी ग्रामीण ने बताया कि एडीजी के दिशा निर्देशों के तहत ये कार्यवाही सफलतापूर्वक पूरी की गई। ये कल थाना क्षेत्र रुदौली के भिलसर नाम की जगह है, वहाँ पर लखीमपुर खीरी से व्यापारी आए हुए थे ट्रैक्टर खरीदने के लिए। 4,30,000 रुपये लेकर के आए थे। भिलसर नाम की जगह पर दो व्यक्ति जो बुलेट मोटरसाइकिल पर थे, उनका रुपये से भरा बैग करके फरार हो गए थे। हमारे अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था द्वारा जो है बॉर्डर सीलिंग स्कीम इसी 6 दिसंबर को आदेश जारी किया गया था। इस स्कीम को तत्काल, उनके आदेश पर इस स्कीम को तत्काल हम लोगों ने शुरू कर दिया जो है, जिससे जो भी लूट करके भागे थे उनको जो घटनास्थल था उससे भागने का मौका उनको नहीं मिल पाया। फिर घटनास्थल से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से एंटी थेफ्ट सेल सील और थाना रुदौली दोनों ने प्रयास किया, तो इसमें जो है कि जो लूट करके भागे हुए थे दोनों अभियुक्त दोनों गिरफ्तार हुए हैं और उन दोनों से जो लूटी हुई रकम थी 4,30,000 100% उसकी बरामदगी हुई है। और जिस मोटरसाइकिल से ये लोग लूट करके भागे तो मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। एक इनके साथ जो इसमें जो साजिश करता था वो अभी फरार है, उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं, जल्दी उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस पूरी टीम को नगद पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की गई। गुजरात के राजकोट महानगर पालिका की स्टैंडिंग कमेटी की अहम बैठक आयोजित की गई। राजकोट मनपा बैठक में शहर के विकास से जुड़ी 67 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसमें कटारिया चौक पर बनने वाले आइकॉनिक ब्रिज और केकेवी चौक ब्रिज के नीचे के विकास कार्य प्रमुख रहे। बैठक में कटारिया चौक पर 167 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले काबल ब्रिज को भी मंजूरी दी गई। इसे गुजरात का पहला आइकॉनिक ब्रिज कहा जा रहा है। इसके अलावा केकेवी चौक ब्रिज के नीचे गेम्स के आयोजन और ट्रैफिक को सुगम बनाने के लिए पे एंड पार्क की सुविधा की भी योजना बनाई गई है। आज रोज राजकोट म्युनिसिपल कोर्पोरेशननी स्टेન્ડિંગ કમિટીની બેઠક હતી। ભારતીય જનતા પાર્ટીના સર્વે કોર્પોરેટરની સંકલન બેઠકની અંદર આજે કુલ 67 દરખાસ્તો હતી। એ 67 દરખાસ્તો આજે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની બેઠકની અંદર મંજૂર કરવામાં આવી છે। અગત્યની રાજકોટના 18 વોર્ડની પેવિંગ બ્લોકની ડીઆઈ પાઇપલાઇનની નવા રોડ બનાવવાની, બ્રિજો બનાવવાની, આવાસ યોજનાના એક પોલિસી નક્કી કરવાની, કુલ મિલાવીને 67 દરખાસ્તો સમગ્ર રાજકોટના તમામ વિસ્તારોની આજે વિકાસ કામોની દરખાસ્ત હતી। આજની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં 2 અબજ 16 કરોડ 3,37,833 રૂપિયાની એટલે કે 216 કરોડની માતબર રકમની આજે સ્ટેન્ડિંગ કમિટી રાજકોટની જનતાના વિકાસ કામો માટે, રાજકોટ શહેરના વિકાસ કામો માટે આજે રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસકોએ આજે અમે લોકોએ મંજૂર કરવામાં આવી છે। અગત્યની દરખાસ્ત, કોઈ પણ સિટી જ્યારે તમારું ડેવલપમેન્ટ થતું હોય ત્યારે એના રોડ રસ્તા ફ્લાયઓવર બ્રિજોની આવનારા સમયની વર્તમાન સમયની એને માંગ હોય છે। તેના ભાગરૂપે કાલાવા રોડ ઉપર મોટા મોવા સ્મશાનની આગળ જે સર્કલ આવે છે ત્યાં રાજ્ય સરકારની માનનીય ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીની ગ્રાન્ટ દ્વારા રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને ગુજરાતનો પ્રથમ આઇકોનિક બ્રિજ જે 3 લેયરમાં બનવા જઈ રહ્યો છે એની અગત્યની આજે ફ્લાયઓવરની એક દરખાસ્ત હતી, એ પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીના સર્વે કોર્પોરેટરશ્રીઓએ આજે મંજૂર કરવામાં આવી છે। આ ફ્લાયઓવર બ્રિજ 30 મહિનાની અંદર એજન્સીએનું કામ પૂર્ણ કરવાનું રહેશે। 141 કરોડના ખર્ચે રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના મોટા મોવા સ્મશાનની આગળનું જે ચોકડી છે આ સર્કલ ઉપર અમે લોકો બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ, જેનું આઇકોનિક બ્રિજ તરીકે બહુ સારું બ્રિજ બનાવવાના છે, જે 3 લેયરમાં આવશે। અંડર બ્રિજ આવશે, પછી મેઇન રોડ આવશે ને એની ઉપર ફ્લાયઓવર બ્રિજ આવે છે। 6 લેન ફ્લાયઓવર બ્રિજ બનાવવાનું આયોજન ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસકોએ નક્કી કર્યું હતું, કારણ કે આખું રાજકોટ છે એ વેસ્ટ સાઇડમાં ડેવલપ થઈ રહ્યું છે। આગળ મેટોડા જીઆઈડીસી છે, આગળ ખીરસરા જીઆઈડીસી છે, દેવગામ જીઆઈડીસી છે, અલગ અલગ 20 લાખ લોકોની કાલાવા રોડ ઉપરની અવરજવરના ધ્યાનમાં રાખીને ટ્રાફિક ન થાય એના માટે આજે બહુ મોટી એક દરખાસ્ત હતી, જેને અમે આજે મંજૂર કરી છે।
वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए वीएनएम टीवी। नमस्कार।